स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। याददाश्त लौटाने वाली क्लास में आज हम लोग लेकर आए हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द हम करने वाले हैं, तो जल्दी से फटाफट से अपने नोट्स निकाल लीजिए। तो ये देखो, याद रखना, ये केवल यूपीएसआई वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी रिवीजन क्लास के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से निकालिए अपनी नोट्स और यहाँ पर हम देखेंगे कि अविकारी शब्द हमारे क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं, हमने परिभाषा में पहले ही देखा था, जब शब्द बात आती है विकारी और अविकारी की, तो हम जानते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी पद कहते हैं। इनका दूसरा नाम है अव्यय शब्द। हम इन्हें अव्यय शब्द के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, यानी वे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक, जो आपस में शब्दों के संबंध को बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। तीसरा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में वे शब्द आते हैं जो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के उनके संबंध दिखाते हैं। और चौथा आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में हमारे वे शब्द आते हैं जो हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। अब इन चारों को हम एक एक करके पहचानते हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है आपका क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण से। तो जब हम क्रिया विशेषण का यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं, तो हम क्रिया विशेषण को यहाँ बांटेंगे अर्थ के आधार पर। जब अर्थ के आधार पर बांटते हैं तो यह 4 प्रकार का होता है और इसको याद रखना उतना ही आसान भी होता है। नाम याद रखिए, आपको क्रिया विशेषण याद रहेगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात स्थान की विशेषता, यानी क्रिया के स्थान को बताने वाला स्थानवाचक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और क्रिया के काल को यानी समय का बोध कराने वाला जो शब्द होगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। रीतिवाचक, क्रिया किस प्रकार हो रही है, किस शैली में हो रही है, इसका बोध कराने वाला शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और परिमाणवाचक, परिमाण यानी क्रिया की मात्रा को बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब इन शब्दों की पहचान करने के लिए मैंने आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे। अगर आप क्रिया के पास जाकर प्रश्न करें और उससे जो उत्तर मिलेगा वो आपका वही वाचक विशेषण होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लो अगर आप स्थान को जानना चाहते हैं, अगर आप क्रिया के साथ कहाँ से प्रश्न करेंगे, कहाँ, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो स्थानवाचक मिलेगा। कालवाचक जानने के लिए आप कब से प्रश्न करेंगे तो उत्तर आपको कालवाचक मिलेगा। ठीक है, रीतिवाचक को पहचानने के लिए आप क्रिया के साथ कैसे प्रश्न करेंगे, कैसे से, तो आपको रीतिवाचक मिलेगा। और अगर परिमाणवाचक जानने के लिए तो आप प्रश्न करेंगे कितना, तो आपको उत्तर जो है वो क्या मिलेगा, परिमाणवाचक शब्द मिल जाएगा। अब ये ट्रिक ऐसे, अगर मान लो कोई वाक्य आपको दे दिया तो ये ध्यान दीजिए, हो सकता है कि ये ट्रिक आप लोगों के लिए पहली बार हो। जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय मैंने प्रश्न के माध्यम से आपको नहीं पहचान दी थी, लेकिन अभी मैं दे रही हूँ, इसलिए ध्यान से याद रखिए इस चीज को कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जैसे कि नौकर बाहर गया है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण है या कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ऐसा प्रश्न अगर आएगा तो आप प्रश्न करके पहचान सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम कहें कि नौकर ये क्रिया है गया, तो कहाँ गया है, तो उत्तर मिलेगा बाहर। तो ये जो बाहर शब्द है ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे बच्चा अभी आया है, तो इसमें जो अभी हमारा शब्द है ये कालवाचक है, लेकिन अगर मान लो आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा शब्द हमारा कालवाचक है, तो आप प्रश्न करेंगे कि कब आया है, तो उत्तर मिलेगा अभी। तो अभी आया है, तो यही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रोगी धीरे चल रहा था, यहाँ पे अगर हम ये पूछें तो चल रहा था ये क्रिया है, तो हम पूछे कैसे चल रहा था, तो उत्तर मिलेगा धीरे चल रहा था। तो ये हमारा रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे हम देखते हैं परिमाणवाचक, तो वह बहुत अधिक खाता है, तो हम यहाँ पे प्रश्न करते हैं कितना खाता है, अधिक खाता है, तो यहाँ पर अधिक
परिमाणवाचक आ गया, और क्योंकि अधिक भी कितना, बहुत अधिक, तो ये बहुत हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो आपको याद होगा मैंने विशेषण में उस समय आपको बताया था कि जो विशेषण की विशेषता बताता है वो हमारा प्रविशेषण कहलाता है, और जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है वह भी हमारा प्रविशेषण कहलाता है। तो प्रविशेषण की परिभाषा कहती है कि जो शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। तो ये आपको पता चल गया यहाँ पर अधिक क्या है, हमारा क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो गया। स्थानवाचक, स्थान को बताने वाला, कालवाचक, समय को बताने वाला, परिमाणवाचक, परिमाण यानी मात्रा को बताने वाला, और रीतिवाचक, ये हमारा रीति को, उसकी शैली को किस प्रकार हो रहा है इसे बताने वाला, ये क्रिया विशेषण हो जाते हैं। तो बहुत आसान है, छोटे से है, जरा से। चलिए देखते हैं आगे। हमारा पॉइंट आता है दूसरा, संबंध बोधक। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द होते हैं जो शब्द किसी एक दूसरे शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं, वो हमारे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हम जैसे देखेंगे, उदाहरण हमारा दिया हुआ है, एक वाक्य हमने लिया है कि बच्चा स्कूल से आगे चला गया, और दूसरा वाक्य है कि वह डर के मारे बाहर बैठा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, क्योंकि मैं अब आपको समझा नहीं रही, मैं आपको यहाँ पर क्या कर रही हूँ, याद दिला रही हूँ। तो मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ कि अगर आपको अविकारी शब्द, ठीक है, अविकारी शब्द कौन से, अब अविकारी शब्द में आपके क्रिया विशेषण भी आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर कोई अविकारी शब्द है और उसके पहले यहाँ कोई कारक चिन्ह है, ठीक है, क्या है, कारक चिन्ह, तो अगर यहाँ कोई कारक चिन्ह आया है तो ये अविकारी शब्द, चाहे वो क्यों ना क्रिया विशेषण हो, वो उस समय क्या कहलाएगा, संबंध बोधक कहलाएगा। ठीक है, कोई भी कारक चिन्ह हो सकता है, यहाँ केवल का, की, के नहीं, से भी हो सकता है, में भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी कारक चिन्ह होने पर, अब जैसे यहाँ देखेंगे हम कि बच्चा स्कूल से आगे चला गया, इस वाक्य में हमारा जो अविकारी शब्द है वो क्या है, आगे। तो ये आगे किसको दिखा रहा है, एक तरह से स्थान को दिखा रहा है कि आगे निकल जाना है ना, स्थान को। पर अब ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होना चाहिए, लेकिन इसके ठीक पहले ना यहाँ कारक चिन्ह है, और ये कारक चिन्ह आ जाने की वजह से ये आगे इस समय हमारा संबंध बोधक बन गया है। ठीक है, तो पहले इसमें संबंध बोधक है और दूसरे नंबर पे इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो अगर ऐसा वाक्य देकर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ आगे कौन सा अविकारी शब्द है, तो यह आपका संबंध बोधक रहेगा। ठीक है, वह डर के मारे बाहर बैठा है, तो यहाँ पर जो ये मारे शब्द है हमारा, ये मारे, ये हमारा इससे पहले के कारक चिन्ह आ रहा है, तो ये मारे अविकारी शब्द है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। तो वह डर के मारे बाहर बैठा है, तो यहाँ आपको ये पता चल, अब इसी में कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा और ये हमारा संबंध बोधक हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहचान कर लेंगे, एक से अधिक भी आ सकते हैं। आपके दिमाग में ये प्रश्न रह सकता है कि मैम क्या एक से अधिक क्रिया विशेषण हो सकते हैं? हाँ, किसी भी वाक्य में आपको कालवाचक, स्थानवाचक दोनों साथ में मिल सकते हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक साथ में मिल सकते हैं, तीनों मिल सकते हैं, चारों मिल सकते हैं, कोई एक मिल सकता है। ठीक है, वो वाक्य के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने हैं। और ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं उतने ही प्रश्न उसमें लगाए जा सकते हैं। जितने प्रश्न आप लगाएंगे, जितनों से जितने उत्तर मिलते जाएंगे, उतने ही आपके क्रिया विशेषण वहां हो जाएंगे। तो ये इसलिए मैंने ट्रिक दी है आपको प्रश्न वाली। यहाँ साथ में मैं बता दूं, जो भी छात्र मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं यहाँ, उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, यहाँ मैं याद दिला रही हूँ। यानी जिन छात्रों ने मुझसे मेरी क्लास पढ़ी हुई हैं, उनकी डिमांड पर ये एक तरह का रिवीजन बैच उनके लिए है। तो अगर आप में से कोई भी छात्र है जो हिंदी को पढ़ना चाहता है और उसे मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और चाहते हैं कि वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो अन्य क्लासेस को देखें, या तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर आप पूरा शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ना चाहते हैं तो निधि एकेडमी ऐप पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, या दिए हुए नंबर पर आप एक बार बात कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से फटाफट।
अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द हमारे कौन से हैं? ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द हैं, अविकारी शब्द ही हैं। इनमें कोई भी आपको क्रिया विशेषण वाला शब्द भी मिल सकता है, संबंध बोधक वाला भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये किसी वाक्य को वाक्य से या किसी वाक्यांश को वाक्यांश से जोड़ रहे होते हैं, उनको दिखा रहे, जोड़ते हैं, जोड़ते हुए उन्हें जोड़ने का बोध या उन्हें अलग करने का बोध ये कराते हैं, या उनमें किसी भी प्रकार का अंतर या किसी भी प्रकार की विशेषता दिखाते हैं। अब इन शब्दों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। समानाधिकरण के आधार पर हम इनको 4 भागों में बांटते हैं और व्यधिकरण के आधार पर हम इनको फिर से 4 भागों में बांटते हैं। तो ये दोनों ही आपके, यानी ये 4 और ये 4, ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम बात करते हैं समानाधिकरण आधार पर, ये संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शन, सॉरी विरोध दर्शक, दर्शन नहीं है, विरोध दर्शक है, ठीक है। तो ये हमारे संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिणाम, सॉरी मैंने परिमाण बोला क्या, परिणाम दर्शक, ठीक है, यानी रिजल्ट, रिजल्ट दिखाने वाले। और व्यधिकरण के आधार पर फिर ये हमारे 4 होते हैं, जिसमें कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट से। तो ये 4 आपको पता चल गए। तो जब हम समानाधिकरण पे देखते हैं तो हम देखते हैं संयोजक। नाम से ही हमें पता चल जाता है ये वे शब्द होते हैं जो शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। बड़ा ही सरल है ये, आपको पता है, और, तथा, एवं, व, ये चारों ही एक भाव देते हैं, जिसे आप अंग्रेजी के एंड से समझ सकते हैं। अंग्रेजी में जिसको आप एंड कहते हैं, इन चारों का वही अर्थ बनता है यहाँ पर, और, तथा, एवं, व, ठीक है। तो हम जब इन्हें शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे राम और मोहन बाजार गए, या हम कहें सोहन बाजार गया और दीपक घर गया, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है विभाजक। विभाजक यानी अलग करने वाले। ये शब्द जोड़ते हुए क्या करते हैं, अलग करते हैं। मतलब वाक्य तो जुड़ रहा होता है इनसे, लेकिन ये वाक्य को अलग कर रहे होते हैं। तो इसमें आता है या, अथवा, नहीं तो, चाहें तो, इस तरह के शब्द हमारे विभाजक में आते हैं। जैसे हम कहते हैं मोहन या सोहन यहाँ आया था, हमने इस तरह से बोला, तो यहाँ पे जोड़ते हुए भी इनको क्या किया, अलग किया है। या हम दूसरा वाक्य को अगर जोड़ें कि मैं आज घर जाऊंगा या फिर कल जाऊंगा, तो यहाँ पे हमने इन्हें जोड़ते हुए भी दोनों चीजों को अलग किया, ठीक है। इस तरह के विभाजक कहलाते हैं। विरोध दर्शक, जो विरोध दर्शक यानी पहली बात का विरोध करके कोई दूसरी बात बताना, तो विरोध दर्शक में हमारे आते हैं जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अगर, मगर, पर, ठीक है, इस तरह के वाक्य। जैसे मान लो मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ परंतु तुम्हारा घर बहुत दूर है, तो यहाँ पे पहली बात पे कि जाना तो चाहता हूँ पर नहीं जाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है। तो पहली बात का क्या किया, एक तरह का विरोध किया है, तो विरोध दर्शक परंतु या किंतु ऐसा शब्द लगाकर, ठीक है। चौथा आता है परिणाम। परिणाम दर्शक। अब परिणाम दर्शक मतलब जो रिजल्ट दिखाता हो, पहली बात का रिजल्ट दूसरी बात में या दूसरी बात का रिजल्ट पहली बात में दिखाने वाले शब्द हमारे परिणाम दर्शक कहलाएंगे। जैसे इसलिए, क्योंकि, अतः, अतएव या सो। जैसे तुम पढ़ नहीं रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी शिकायत की, तो यानी तुम्हारी शिकायत करने का परिणाम मतलब तुम पढ़ नहीं रहे थे, इस नहीं पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी, ठीक है। इस तरह से ये हमारे आते हैं चारों। याद आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। इसमें आता है हमारा व्यधिकरण। व्यधिकरण में हम इनको फिर से बांटते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। आ गया हमारा कारणवाचक। कारणवाचक यानी कारण को बताने वाला। अब जो हमने अभी किया है ना, जो परिणाम वाला, ठीक है, परिणाम दर्शक, वही शब्द हमारे कारणवाचक के अंदर आ जाते हैं। देख एकदम से मतलब डिक्टो चीजें हैं, वहां पे भी वैसा ही, यहाँ पे भी वैसा ही, ठीक है। इसमें भी क्योंकि, इसलिए, जो कि, चूंकि। अब आप ये कहेंगे कि मैम इसमें फिर क्या अंतर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, विवाद वाला पॉइंट है, परीक्षा में प्रश्न आता है, यहाँ पे बच्चों का सिर खपाता है। बच्चे करते हैं समझ के, उनके दिमाग में डाउट आता है, लेकिन किताब लिखने वाले
पढ़ते हैं रट्टू तोता की तरह रट के, उनके दिमाग में नहीं आता ये बात, लिख देते हैं, वो तो पढ़ते ही नहीं है। तो ये डाउट जो है बच्चों के दिमाग में आता है, बच्चे पूछते हैं कि अरे भाई ये बताओ परिणाम दर्शक और कारणवाचक में क्या अंतर है, इसे तो बता दो। लेकिन कोई नहीं बताएगा। कोई क्लास भी, मतलब कोई जो प्रश्न देने वाले हैं मॉक टेस्ट वाले, वो आपके साथ इस तरह से रख देते हैं कि क्योंकि या इसलिए को वाक्य में रख देंगे। बताइए ये कौन सा समुच्चय बोधक है, और विकल्प में आपको दोनों दे देंगे, परिणाम दर्शक भी दे देंगे और कारणवाचक भी दे देंगे। अब सर खपाते रहो आप, क्योंकि आप करते हो समझकर, लेकिन ये लोग करते हैं रट्टू तोता की तरह। रट लिया किसी ने प्रश्न बनाते हुए कारणवाचक में इसलिए, तो उत्तर अपनी तरफ से रख देगा कि कारणवाचक। अब आप सर खपाते रहो कि भैया परिणाम दर्शक में भी तो वही है, ये किताब भी कह रही है, वो किताब भी कह रही है, फलनी भी कह रही है, ढिमकी भी कह रही है, इन लोगों की चमड़ी मोटी हो गई है, इन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। ये आंसर करेंगे कारणवाचक। अब आप कहेंगे तो मैम इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय आप लोगों के पास एक ही है कि जहां पे आपको विकल्प में क्योंकि, इसलिए, जो कि ये दिया हो तो उसका उत्तर कारणवाचक ही लगाना, अगर विकल्प में दोनों दे रखे हैं तो, परिणामवाचक भी और अगर कारणवाचक भी दे रखा है। अगर सिंगल सिंगल है तो फिर तो आप समझदार हो कि कौन सा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर हमारा उद्देश्यवाचक। ये वे शब्द होते हैं जो किसको दिखाते हैं? उद्देश्य को दिखाते हैं, उद्देश्य को जताते हैं आगे। इसमें हमारे शब्द जो वाक्य जुड़ेंगे वो की से, जो से, ताकि से, इनसे देखने को आपको मिलेंगे। तो इनको याद कर लीजिए, इनको रट लीजिए कि ये शब्द आपको जिस वाक्य में दिख जाएंगे तो उसमें कौन सा समुच्चय बोधक शब्द होगा, तो वो उद्देश्यवाचक हो जाएगा। वहीं पे आता है आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक के लिए एक नाम ध्यान से रखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ संकेत शब्द। जब भी ये संकेत शब्द आपको कहीं पे दिखेगा, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जोड़ा। अब ये चाहे आपका संकेतवाचक वाक्य हो, चाहे संकेतवाचक शब्द दिया हो, चाहे संकेतवाचक अन्य आपकी वृत्ति या पक्ष, इन सब में किसी में भी दिया हो, जहाँ संकेत की बात आ जाए आपको याद रखना है जोड़ा, कि यहाँ आपको जोड़ा ही देखने को मिलेगा, या तो वाक्य का होगा या शब्दों का। तो जैसे यहाँ दिया है यदि, यदि के साथ तो आपका वाक्य शुद्धिकरण में काम आएगा। यदि के साथ तो लगेगा, जहाँ वहाँ, जब तब, यद्यपि तथापि, इस तरह से। संकेतवाचक आपको याद होगा काल में जो हमने काल पढ़ा था, तो वहां पे कामता प्रसाद गुरुजी ने हेतु हेतु मद वाले यानी दो क्रियाओं वाले वाक्यों को संकेतवाचक यानी संकेतार्थक शब्द वाक्य के नाम से कहा है। तो वो इसीलिए कहा है, तो संकेत से आपको याद रखना है दो जोड़ा। चलो इसके बाद आता है हमारा स्वरूपवाचक। तो ये स्वरूपवाचक जो हमारा आता है, ये वाक्यों में स्पष्टीकरण का बोध कराता है, यानी वाक्यों में स्पष्टीकरण का बोध कराएगा। वाक्य में आपको एक बात याद रखनी है कि आपको वाक्य में अगर अर्थात, मानो, यानी या जैसे शब्द देखने को मिले तो आप उसमें रख देना कि वह हमारा स्वरूपवाचक होता है। अक्सर आपको परीक्षा में जो मिलता है प्रश्न मानो वाला मिलता है, वह इतनी सुंदर है मानो की अप्सरा हो, इस वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? ये वाक्य आपका अक्सर रिपीट मोड पे रहता है, तो आप समझ जाओ उसमें कि स्वरूपवाचक है, और स्वरूपवाचक में कौन सा है? मानो। ठीक है, तो इतना ही रट लेना, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है अपना। जो यहाँ पर दिया है, ये जो मैंने आपको फ्रेम दिया है जितना भी रख के, इन पंक्तियों को अगर आपने रट लिया, अपने दिमाग में रख लिया, तो इन्हीं में से आपको परीक्षा में मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमारा आता है चौथा पॉइंट, विस्मयादिबोधक। ठीक है, विस्मयादिबोधक का मतलब होता है भाव। जो भाव को यानी भावों को बताने वाले शब्द, जो भावों के लिए हमारे शब्द प्रयोग होते हैं, वो हमारे आ जाते हैं विस्मयादिबोधक में। अब विस्मयादिबोधक में हम देखते हैं जैसे आश्चर्य का बोध कराने वाले शब्द वो आ जाएंगे, हर्ष का बोध कराने वाले यानी खुशी, खुशी का बोध कराने वाले, शोक यानी दुख का बोध कराने वाले शब्द, इच्छा बोधक यानी जो इच्छा का हमारी जो चाहत है उसका बोध कराने वाले, घृणा बोधक जो हमारे अंदर की घृणा का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, अनुमोदन सूचक, अनुमोदन सूचक मतलब जब हम भाव के साथ किसी चीज की स्वीकृति देते हैं। ठीक है, और संबोधन जब हम किसी को संबोधित करते हैं, अरे, अजी, सुनो, रुको, ए,
ठीक है, उस तरह के शब्द हमारे इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारे विस्मयादि बोधक हो जाते हैं। इनमें आपको जो एक विशेष बात याद रखनी है कि इन शब्दों के अंत में हमको विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो देखने को मिलता है, वो लगा होना चाहिए। ये इसके शुद्धि और अशुद्धि में हमारा देखने को मिलता है। तो शुद्ध शब्द हमारा वही होता है जिसमें हमें यह चिन्ह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला एक शब्द अविकारी के अंदर है निपात शब्द, जो अति महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही है कि निपात शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी चीज़ पर यानी किसी शब्द पर, एक तरह से हम कहेंगे शब्द पर बल देने के लिए आते हैं। ठीक है, जो बल देने के लिए आते हैं, तो ये हमारे निपात शब्द होते हैं। और आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। कौन से? जैसे तो, भी, भर, केवल, सिर्फ, मात्र, नहीं आदि, इस तरह के शब्द हैं। तो बहुत सारे शब्द आपके, लेकिन आपकी परीक्षा में ज़्यादातर इनमें से पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वाक्य दिया है कि केवल यह बच्चा पढ़ता है। तो इस वाक्य में ये जो केवल है, इसने किस पर जोर डाला है? यह बच्चा, यानी इस बच्चे पर जोर डाला है। तो ये हमारा निपात शब्द हो गया। वह भी मंदिर गया था, तो वह भी, तो इस भी ने इस वह पर बल डाला है, तो वह भी मंदिर गया था। और आज दीपक ही आया था, तो इस ही ने दीपक पर बल डाला है। तो यहाँ पर केवल, भी, ही, ये हमारे क्या हैं? निपात शब्द हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अविकारी शब्द के लिए आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम अविकारी शब्द रखो, दो 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 यहाँ पे बार बार दो। मैंने आप लोगों को एक बात कही है कि कोशिश करूंगी कि सारे टॉपिक को एक बार रिपीट करवा दूं जो आपके दिए हुए हैं। तो क्रम से चल रहा है, आप जानते ही हैं कि मैंने हिंदी के पाठ का एक क्रम बनाया हुआ है। तो जो छात्र मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि इस क्रम के बाद अगला कौन सा आने वाला है। लेकिन जो छात्र पहली बार आ रहे हैं या कंप्लीट बैच लेकर अपनी मर्जी से टॉपिक पढ़ने वाले छात्र ही बेचैन हो जाते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कंप्लीट बैच लेकर क्रम से न पढ़ के अगर अपनी मर्जी से पढ़ते हैं कि आज तो मेरा संधि पढ़ने का मन है, या आज तो मेरा छंद पढ़ने का मन है, या आज तो मेरा अलंकार पढ़ने का मन है, अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर निधि मैम तो क्या, किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, आपको कभी हिंदी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी को समझने का एक क्रम होता है। और सिर्फ हिंदी ही क्यों, कोई भी विषय जो होता है या कोई भी भाषा जो होती है उसे पढ़ने का एक क्रम होता है। क्या आप वर्णमाला बिना पढ़े किसी भाषा को पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले जो पहला क्रम है, उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आप जब इन सारे क्रम पे जाएंगे तभी आप भाषा को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो जिस क्रम में मैंने आपको क्लास दे रखी है उसी क्रम में पढ़ा करिए, उसी क्रम से समझा करिए, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।